हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन ऑफ जियोग्राफी, जिसमें हम बात कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। और उसका जो आज हमारा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। 3 लेक्चर हम पहले कर चुके हैं, जो कि पहला लेक्चर था हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में था। सेकंड था हमारा क्या भाई, कि हम अर्थ को क्यों जानना चाहते हैं, क्या भाई अर्थ को क्यों जानना चाहते हैं। उसी में बात की थी हमने कौन से सोर्सेज हैं, क्या है भाई, कौन से सोर्सेज हैं जो कि हमें अर्थ के अंदर के बारे में बताते हैं। जिसमें हमने बात की थी डायरेक्ट सोर्सेज की, और फिर हमने बात की थी इनडायरेक्ट सोर्सेज की, और लास्ट क्लास में हमने एक पूरा इनडायरेक्ट सोर्स बात की थी सेस्मिक एक्टिविटी, यानी हमने अर्थक्वेक के बारे में क्या किया था भाई, पता लगाया था। क्या पता लगाया था हमने, अर्थक्वेक के बारे में पता लगाया था। और हमने पूरी डीप में वहां पर क्या की थी भाई, बात की थी। और मैं आज अगर आपको थोड़ा सा रिपीटिशन में बताऊं कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। क्या भाई, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जो हमने बात की थी, वो हमने जाना था कि 2 प्रकार के सोर्सेज होते हैं, जिसमें कि पहले का नाम आता है डायरेक्ट सोर्सेज, और फिर जो सेकंड नाम आता है वो क्या आता है भाई, वो आता है इनडायरेक्ट सोर्स। और जिसमें हमने बात की थी जो डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमने सबसे पहले जो बात की थी, एक तो माइनिंग, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो ड्रिलिंग है वो भी क्या है, एक डायरेक्ट सोर्स है। और फिर हमने बात की थी किस चीज की भाई, वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है, ये भी मेरा एक डायरेक्ट सोर्स होता है। और फिर हमने बात किया था क्या, कि जो टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन होता है, क्या भाई, टेम्परेचर और प्रेशर का जो वेरिएशन होता है, ये भी एक इनडायरेक्ट तरीके से मेरे को अर्थ के अंदर के बारे में बताता है। फिर हमने बात की थी जो ये मिटियोराइट्स होते हैं, क्या होते हैं, मिटियोराइट्स होते हैं, या मैं बोलूं मिटियोर्स होते हैं। मैंने इनके फर्क के बारे में भी लास्ट क्लास में बताया था, और आप वहां से देख सकते हैं। ये भी क्या करते हैं, हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में इनडायरेक्ट तरीके से बताते हैं। फिर हमने बात किया था कि ग्रेविटेशन कैसे हमें बताता है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। और फिर इसके बाद जो हमने बात की थी, वो हमने बात की थी किस चीज के बारे में, वो बात की थी हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताती है हमारे अर्थ के अंदर के बारे में। और फिर लास्ट लेक्चर जो था मेरा, वो पूरा ही किस पे था, सेस्मिक एक्टिविटी पर। ये एक्टिविटी कुछ नहीं होती, जब क्या होता है, अर्थक्वेक आता है यानी भूकंप आता है, होता क्या है कि अर्थ के अंदर से, अर्थ का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको मैं फोकस बोलता हूं या हाइपोसेंटर बोलता हूं, वहां से एनर्जी निकल के आती है वेव्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। और जब ये वेव्स की फॉर्म में एनर्जी वहां से निकलती है, उसी को क्या मैं बोल देता हूं, वहां पर सेस्मिक वेव्स आ रही हैं, या मैं बोल देता हूं वहां पर सेस्मिक एक्टिविटी हो रही है। और फिर आज मैंने जाना कि हमने ये तो जान लिया कि 2 सोर्सेज के सहारे हम क्या कर रहे हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता लगा रहे हैं। बट उससे हमें ऐसा पता लगेगा कि हमारा इंटीरियर यानी पृथ्वी के अंदर का हिस्सा है जो, वो कैसा दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटीरियर ऑफ अर्थ दिखाई कैसे देता है। उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। बात यह है कि जो मैं यहां पर आपको करवाऊंगा वो PYQs के सहारे, वहां से मैं देखकर कि क्या पूछ रहा है वो, उसके ऑप्शंस, मतलब कहां किस लेवल तक क्वेश्चन को घुमा सकता है। और अब की बार भी CDS में क्वेश्चन पूछा था, सेकेंडरी वेव्स के बारे में पूछा था, वो मैंने यहां पर बिल्कुल अच्छी तरह, उससे ज्यादा लेवल मैंने क्या कर दिया है, आपको यहां पर करवा दिया है। और ये मेरी गारंटी है कि जब भी CAPF का एग्जाम होगा, जियोग्राफी में यहां से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो वो किसी से भी नहीं होगा। अगर आप दिमाग लगाएंगे वहां भी आप वो क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि यहां पर हम कोई चीज रट के नहीं कर रहे हैं, वो हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हर एक चीज कर रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो दिखाई कैसे देता है। उसके सहारे आपको मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी जहां हम रहते हैं उसके नीचे का जानना चाहते हैं। तो आपको मेरे साथ एक सुंदर सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं डायग्राम, और डायग्राम इतना खूबसूरत जितने आप हैं।
ठीक है ना भाई। तो मेरे साथ आप डायग्राम बनाइए और डायग्राम बनाते बनाते ही मैं आपको क्या कर दूंगा, पूरा इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बता दूंगा। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। आप हेडिंग डाल लीजिएगा इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, चलिए इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि मैंने क्या है, ये मैं अंदर का हिस्सा बना रहा हूं हमारी पृथ्वी का, और आप भी मेरे साथ क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आप 2 लाइन ऐसे खींचेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर आपको एक चीज करनी है, यहां से आप ऐसे करके लेके आएंगे इसको, और फिर यहां से मोड़ेंगे और यहां से करके आप ऐसे इसको मिला देंगे। मैंने बोला अब आप एक लाइन नीचे यहां खींचेंगे, फिर एक लाइन क्या करेंगे, आप यहां खींचेंगे, ये होगी लगभग 100 किलोमीटर। कितनी होगी भाई, 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। इससे आगे वाली जो लाइन होगी वो लगभग होगी 900 किलोमीटर। इसके बाद जो वाली लाइन होगी वो होगी लगभग 2500 किलोमीटर के पास, और फिर आप खींचेंगे एक लाइन 5150 किलोमीटर तक, लगभग अप्रोक्स है ये सारी चीज, और लास्ट पॉइंट में क्या आ जाएगा, 6371 किलोमीटर। वैसे हमारा जो अर्थ है 3 लेयर्स में बटा हुआ है। सबसे पहले होती है कौन सी, क्रस्ट, फिर उसके बाद क्या आती है, मेंटल आती है, और इसके बाद जो आती है कोर। और फर्दर जो है हमने क्या कर रखा है, इनका बाइफर्केशन कर रखा है, आगे डिवाइड कर रखी है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर हमने आगे डिवाइड कर रखी है। अगर मैं बात करूं 100 से 400 किलोमीटर तक जो हमारा रीजन होता है वो क्या है, उसका नाम जो दिया जाता है उसका नाम होता है अपर मेंटल। क्या नाम होता है भाई, इसका नाम होता है अपर मेंटल। इसके बाद जो आती है वो आती है मेरी क्या, मिडल मेंटल। ये नाम है, नाम आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। अब मैं बात करता हूं इससे नीचे क्या आ जाती है, लोअर मेंटल। क्या आई भाई, लोअर मेंटल। ये क्या है मेरा आउटर कोर, और ये जो वाला हिस्सा है ये क्या है भाई, ये वाला हिस्सा है मेरा, ये इसको मैं बोलता हूं इनर कोर। और इससे जो ये वाला हिस्सा है ऊपर, यहां पर क्या है भाई, यहां पर है मेरा पानी। क्या है भाई, यहां पर है मेरा पानी। अगर ये पानी है, ये क्या है भाई, ये यहां पर है मेरा पानी। अगर मैंने बोला ये पानी है, क्या है भाई, ये इस तरफ पानी है, तो ये कौन से वाला रीजन होगा मेरा, ओशियन वाला। और ओशियन ये वाली लेयर कौन सी है, जहां पर ये ओशियन पूरा क्या है, रखा हुआ है। मतलब पानी जहां पर है, जिस चीज के ऊपर है, ये वो वाली लेयर है। और ये कौन सी है, ये है मेरी कॉन्टिनेंट वाली लेयर, जहां पर हम क्या है, खड़े हुए हैं। क्या है भाई, जहां पर हम खड़े हैं। और जो मैं इस वाली लेयर का नाम देता हूं, इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है ओशियनिक क्रस्ट। इसका नाम क्या है, ओशियनिक क्रस्ट। और जो ये वाला रीजन है, इसको थोड़ा सा लंबा बनाना और इसको छोटा बना सकते हैं आप, बट आपको जो याद रखना है, चीजें याद रखनी है, हमें डायग्राम बनाना है, बट डायग्राम के साथ चीजें भी समझनी है। तो रफ डायग्राम है तो समझिएगा कि इसका नाम जो होता है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसका नाम क्या है भाई, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसका नाम। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में। अगर आप ये इतनी लेंथ देखेंगे और अगर आप इतनी लेंथ देखेंगे तो आप यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं, यू कैन इमेजिन कि जो ये वाली लेंथ हाइट है, ये वाला डिस्टेंस है जो, ये कितना ज्यादा है इस वाले हाइट से। मैंने बोला हाँ, ये तो बात है ही। लगभग जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस चला जाता है, हाइट चली जाती है लगभग 70 किलोमीटर तक चली जाती है। और ये जो ये वाली है, ये कहां तक होती है, 10 किलोमीटर तक होती है। अब आप पूछेंगे कि ये 100 किलोमीटर से ऊपर की बात हो रही है, मतलब जहां पर ये ओशियनिक क्रस्ट है और जो ये वाली विथ है पूरी, कहां, ये वाली विथ है, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो पूरी विथ है, मेरी पूरी मोटाई है, वो 70 किलोमीटर तक है लगभग। और जो ओशियनिक क्रस्ट की है वो लगभग कितनी है, 10 किलोमीटर है। मैंने बोला तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये क्या है, ये ज्यादा थिकर है, इसकी मतलब मोटाई जो है वो क्या है भाई, वो ज्यादा है। मैंने बोला हाँ। सेम तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि ओशियनिक क्रस्ट तो कैसा है भाई, थिनर है, मतलब इसकी मोटाई तो बिल्कुल कम है। और आप अगले पेज पे या आपके पास अगर पेज पे कोई जगह बची है तो वहां आप ये बात लिख सकते हैं कि जो ये मेरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है
इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और अगर मैं बात करूं ओशियनिक क्रस्ट के बारे में, तो इनके बीच में अगर मेनली डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले तो क्या हुआ कि ये क्या होती हैं, इनकी जो मोटाई है वो ज्यादा है, तो इसलिए मैं क्या बोल देता हूं, ये थिकर होती है, इनकी मोटाई ज्यादा है। और साथ ही साथ जो ओशियनिक क्रस्ट है ये थिनर है, क्योंकि इनकी जो मोटाई है वो क्या है भाई, कम है। बट याद रखना इससे अपोजिट चीज क्या होती है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना भाई, क्या है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये एक सियाल मटेरियल से बना है। किस मटेरियल से, सियाल मटेरियल से बना होता है, यानी Si का मतलब सिलिकॉन और Al का मतलब होता है क्या, एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, मैंने बोला। और साथ ही साथ जो ओशियनिक क्रस्ट है ये सीमा मटेरियल से बना होता है। मतलब क्या, सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और जब देखा जाता है इनकी क्या डेंसिटी देखी जाती है, क्या देखी जाती है भाई, डेंसिटी देखी जाती है, तो ये नोटिस किया जाता है कि जो ये सियाल मटेरियल है ये कंपैरिजन लाइटर है किसके, सीमा मटेरियल के। किसके, सीमा मटेरियल के। मतलब ये जो सीमा मटेरियल होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम वाला, ये क्या होता है, डेंसर होता है। अगर ओशियनिक क्रस्ट डेंसर से बनी हुई है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर ओशियनिक क्रस्ट सीमा मटेरियल से बनी हुई है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ओशियनिक क्रस्ट है वो डेंसर है बट थिनर है, मतलब इसकी मोटाई कम है। सेम तरीके से ये थिकर तो है बट ये लाइटर है। किसके कंपैरिजन में, ओशियनिक क्रस्ट के कंपैरिजन में। मतलब यहां से एक बात ये बोल सकता हूं कि जो ओशियनिक क्रस्ट है, क्या है भाई, कि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो डेंसर है किससे, इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और मैंने आपको इसका रीजन भी बताया। बट इसके अपोजिट में ही आपको एक तो ये बात याद रखनी है, बट आपको ये भी याद रखना है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो क्या होती है, थिकर होती है। मतलब इज थिकर देन ओशियनिक क्रस्ट। मैंने बोला हाँ, ये दोनों बात क्या है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने आपको जब ये डायग्राम बनवाया तो आपने एक चीज यहां से देखी होगी, हमें पता है मैग्मा हमारे अर्थ के अंदर से आता है, तो मैग्मा इतने वाले रीजन में ज्यादा आएगा या फिर इतने वाले ज्यादा, यहां पर ज्यादा आएगा। मैंने बोला ये कम रीजन है तो यहां से मैग्मा क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा निकल के आएगा। तो मैं क्या यहां से ये बोल सकता हूं, यहां से ये बोल सकता हूं कि ओशियनिक क्रस्ट से जो मैग्मा होगा वो ज्यादा निकल के आएगा। क्या आएगा भाई, यहां से मैग्मा जो होगा वो ज्यादा निकल के आएगा। मैंने बोला हाँ, ये बात तो क्या है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो ओशियनिक क्रस्ट है, क्या है भाई, कि जो ये ओशियनिक क्रस्ट है यहां पर क्या है, ओशियनिक क्रस्ट में वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा होगा। क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, ओशियनिक क्रस्ट के कंपैरिजन में। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, क्या है भाई, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यहां पर नेग्लिजिबल वोल्केनिक इरप्शन होता है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल वोल्केनिक इरप्शन होता है। मैंने बोला हाँ, ये बात तो मेरे को क्या है, डायग्राम से ही दिख रही है। मैंने बोला हाँ, और तभी तो मैंने क्या की है, लगभग मैंने आपको लिखवाई है, बात दिखाई है और क्या की है, मैंने लिखवाई है। और अगर मैं एग्जांपल लूं, क्या लूं भाई, अगर मैं एग्जांपल लूं जैसे कि हिमालयाज, जैसे कि हिमालयाज, हिमालयाज में क्या आपने देखे हैं कभी कि वहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है? मैंने बोला नहीं, क्योंकि उसकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना वो लगभग 70 किलोमीटर तक जाती है, किसकी, हिमालयाज की। बट अगर एवरेज बात करें, क्या भाई, अगर एवरेज बात करें किसकी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की और किस चीज की भाई, ओशियनिक क्रस्ट की, तो इनकी जो एवरेज डेप्थ होती है, क्या होती है भाई, जो एवरेज डेप्थ होती है वो कितनी होती है, लगभग ये हो जाती है 30 से 35 किलोमीटर। ये कितनी होती है, 30 से 35 किलोमीटर। बट हाईएस्ट अगर मैं बात करूं तो क्या है, हिमालयाज की 70 किलोमीटर तक चली जाती है। और अगर इसमें मैं बात करूं ओशियनिक क्रस्ट में लगभग कितनी रहती है भाई,
5 से 7 किलोमीटर रहती है। ये मैंने क्या बात किया, एवरेज की। क्या बात की है मैंने भाई, ये मैंने बात की है एवरेज की, ठीक है ना। इनकी जो एवरेज होती है इस क्रस्ट की, ये 5 से 7 किलोमीटर, और इसकी होती है 30 से 35 किलोमीटर तक। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर ये कम एवरेज है इसकी, यहां पर डेप्थ कम है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर वोल्केनिक इरप्शन आएंगे, और यहां पर ना के बराबर क्या आएंगे, मेरे वोल्केनिक इरप्शन आएंगे। मैंने बोला, तो अगर ये बात आपको समझ में आई और यही चीज मैंने आपको बतानी थी, और साथ ही साथ आप ये बात भी लिख सकते हैं कि जो ये मेरा क्या है, कि जो मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ग्रेनाइटिक रॉक से बना होता है। आगे हम बात करेंगे रॉक्स की भी, बट आप जनरल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना है, ग्रेनाइटिक रॉक से, और जो ओशियनिक क्रस्ट है ये बनी होती है बेसाल्टिक रॉक से। किससे, बेसाल्टिक रॉक से। जब भी वोल्केनिक इरप्शन होगा वहां पर हमें मेजरली आपको बेसाल्टिक वाले रॉक्स मिलेंगे। कैसे, बेसाल्टिक रॉक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको ये सारी चीज समझ में आई है तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस अंदर के हिस्से की, जहां अगर मैं बात करूं जो ये अपर मेंटल है, क्या है भाई, अगर ये अपर मेंटल है 100 से 400 किलोमीटर तक, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं अपर मेंटल को बोल देता हूं प्लास्टिक रॉक्स भी बोल देता हूं। 100 से 400 किलोमीटर तक मैं बोल देता हूं प्लास्टिक रॉक्स, या फिर मैं बोल देता हूं सेमी सॉलिड रॉक्स। क्या बोल देता हूं भाई, सेमी सॉलिड रॉक्स। क्यों बोल देता हूं, क्योंकि एक ऐसे स्टेज में होते हैं कि वो ना तो सॉलिड होते ना लिक्विड होते, बट क्या होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, और उसका मैं नाम क्या रख देता हूं, प्लास्टिक रॉक्स भी रख देता हूं। मैंने बोला हाँ। और जो यही वाला रीजन होता है ना, इसी रीजन को मैं क्या बोल देता हूं, एस्थेनोस्फेयर। आप पूछेंगे एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, मैंने बोला ये वही होता है जहां से ये मैग्मा निकल के आता है, जहां मैग्मा का पूरा परिवार रहता है, बसता है। मतलब यहां पर मैग्मा का चैम्बर होता है, कहां पर, अपर मेंटल में, और यहीं से क्या होता है भाई, मैग्मा निकल के आता है। एस्थेनोस्फेयर यानी जहां से हमारा मैग्मा निकल के आता है, मतलब जो पूरा बसेरा है हमारे मैग्मा का, वो कौन से रीजन में है, वो है एस्थेनोस्फेयर वाले रीजन में। और इसी को मैं क्या बोल देता हूं, ये सेमी सॉलिड रॉक्स होते हैं या फिर प्लास्टिक रॉक्स होते हैं। जैसे ही हमारे अर्थ के अंदर एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा होने लगती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है भाई। वो बढ़ता कैसे है, एक तो अर्थ के अंदर क्या है, पहले से ही हीट है, हमने बात की थी प्राइमोर्डियल हीट। सेकंड बात है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का टूटना होता है, यानी डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या है, मैग्मा ऊपर की तरफ आता है। अगर मैं आगे बात करूं 400 से लेके कहां तक, अगर मैं बात करूं 400 से लेके लगभग 2900 किलोमीटर तक, कहां तक भाई, 400 से लेके अगर मैं बात करूं लगभग 2900 किलोमीटर तक, तो इस रीजन को क्या बोल देता हूं मैं, 400 से लेके 2900 किलोमीटर तक के रीजन को मैं बोलता हूं क्या भाई, मीजोस्फीयर। क्या बोल देता हूं, इसका नाम देता हूं मैं मीजोस्फीयर। क्या नाम दिया मैंने इसका मैंने जो नाम दिया है इसका नाम है मीजोस्फीयर। क्या नाम है भाई, मीजोस्फीयर। अगर मैं बात करूं आउटर कोर से लेके, कहां से, आउटर कोर से इनर कोर तक का नाम क्या होता है, बैरियोस्फीयर। बैरियोस्फीयर नाम होता है। आपको बस ये टर्म्स याद रखनी है, कहां से कहां तक, 400 से लेके 2900 किलोमीटर तक, यानी मिडल मेंटल से लेके आखिरी मेंटल तक जहां तक खत्म होगा उसको नाम देता हूं मीजोस्फीयर। आउटर कोर से इनर कोर तक होता है मेरा बैरियोस्फीयर। और आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे पूछे गए हैं, बट उससे भी मैक्सिमम पूछा है, वो क्या होता है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की अगर मैं बात करूं, ये अपर मेंटल है, इसका भी एक अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। मैंने बोला ये है, मैंने क्या बनाया, ये अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल है, मतलब ये अपर मेंटल है, इसका भी क्या है, ऊपर वाला पार्ट ये है। मैंने बोला हाँ। अगर ये बात आपको समझ में आई तो मैं बना रहा हूं लिथोस्फीयर। एक तो ये मेरा क्या है, पूरा क्रस्ट है, ये पूरा क्रस्ट, और प्लस में अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल जो होगा, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल जो होगा, इसी चीज को मैं क्या बोल देता हूं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। अगर आपको ये सारी टेक्निकल टर्म समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं
और अगर ये आपको सारी चीज समझ में आई, वीडियो को पोस्ट करिए और कमेंट में लिखिएगा हमें ये सारी चीज समझ में आई है, और वो कमेंट होगा एक थम्स अप। ठीक है भाई, थम्स अप मतलब अंगूठे वाला, वो वाला थम्स अप नहीं, कोल्ड ड्रिंक वाला, क्योंकि यहाँ पे एक बैठा है हंस रहा है आदमी। ठीक है ना। हाँ, तो अब बात करते हैं आगे की। अब मैंने बोला कि ये सारी चीज थी, ये आपको समझ में आई होंगी, और मैं अब आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि मैंने बोला कि जब मैं अर्थ के अंदर जाता हूं तो मेरे क्या है, अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे क्रस्ट, मेंटल कोर, और आगे ये फर्दर बाइफर्केशन इनका हुआ है। मैंने बोला हाँ, अगर ये पूरा बाइफर्केशन ऐसे हुआ है तो मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे ना हम अर्थ के अंदर जाते हैं, क्या है, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उसकी डेंसिटी, उसका क्या केमिकल चेंज, उसका फिजिकल चेंज नीचे जाते जाते क्या है भाई, होता रहता है। अगर मैं आपको ये चीज लिख के बताऊं, क्या भाई, जैसे अगर मैं आपको लिख के बताऊं क्या होता है कि जैसे जैसे मैं अर्थ के अंदर जाता हूं, जैसे जैसे मैं अर्थ के इंटीरियर में जाता हूं, तो वहां मेरे को क्या देखने को मिलता है, वहां मेरे को देखने को मिलता है एक तो फिजिकल चेंज, क्या देखने को मिलता है भाई, फिजिकल चेंज भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ मेरे को क्या देखने को मिलता है भाई, केमिकल चेंज भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मेरे को डेंसिटी में भी चेंज होते हुए दिखता है। बहुत सारे क्या है भाई, हमारे अर्थ के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, और जब ये चेंज होते हैं ना हमारे अर्थ के अंदर, इसी चीज को मैं एक नाम दे देता हूं कि हमने एक क्या नाम दे रखा है इसको, डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या नाम दे रखा है भाई, डिसकॉन्टिन्यूटी। कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ लेयर्स होंगी, क्या होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हम बात करेंगे, हमारे अर्थ को क्या कर रखा है, बांट रखा है, और वहां पर क्या है, नाम दे रखा है उनका भी, और ये आपको याद करना पड़ेगा, स्टैटिक पार्ट है, जो कि एग्जामिनेशन का, यूपीएससी का बिल्कुल चाहने वाला टॉपिक है। ठीक है ना भाई। हाँ, डिसकॉन्टिन्यूटी मैंने बताई, जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और जितने भी चेंज होते रहते हैं वो होते रहते हैं। जब ये मेजरली हम नोटिस करेंगे चेंज हो रहे हैं, तो उसी के नाम से हमने क्या कर रखी है, कुछ लेयर्स बना रखी है। डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब कोई चीज पहले कॉन्टिन्यूअस थी, अब वो बदल चुकी है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी हो चुकी है, मतलब उसके बीच वाले रीजन को क्या बोलेंगे। ऐसे ही मेरे पास क्या, मैंने एक ट्रिक बना रखी है, उस ट्रिक के सहारे मैं क्या करूंगा, उन सारी डिसकॉन्टिन्यूटीज को आपको क्या कर दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से बता दूंगा। बोलिए आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो करते हैं बात कि वो क्या क्या डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं, और इस डिसकॉन्टिन्यूटीज के बाद हम क्या करेंगे, आज की क्लास समाप्त करेंगे। बट उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूटीज कौन सी हैं। आप एक ट्रिक के साथ लिखेंगे CM राहुल गांधी लोयल। क्या लिखा मैंने, CM राहुल गांधी लोयल। अब इसी नाम से क्या होंगी, वो ट्रिक है, वो ट्रिक को आपको नाम है वो याद आपको करने होंगे। मैं ये भी बताऊंगा किस किस के बीच में वो सारी हैं। लिखिए, C से बोलते हैं सर्टियोरी, CERTEORI। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से कर सकते हैं, बट मैंने क्या है, आपको ये नाम बताना है, मैंने बता दिया है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, डज नॉट मैटर। तो फिर हम बात करेंगे क्या भाई, फिर हम बात करेंगे M से क्या होता है, मोहोर्विक। क्या नाम है भाई, ये क्या है, ये है डिसकॉन्टिन्यूटीज, मतलब जहां पे ये सारे चेंज आते रहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर आती है मेरी कौन सी, मोहोर्विक, डिसकॉन्टिन्यूटी। और फिर आएगी मेरी कौन सी भाई, रेपेटिव डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी। और फिर R के बाद जो आती है वो है G से क्या बनता है, ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी। और फिर हम बात करेंगे L से होता है वो क्या है, लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या भाई, लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी। अब आपको पांचों नाम याद हो चुके हैं, क्या भाई, आपको पांचों नाम हो चुके हैं याद, क्यों, क्योंकि मैंने बताया CM राहुल गांधी लोयल, C से क्या बताया, सर्टियोरी, फिर मैंने बताया M से मोहोर्विक, R से मैंने बताया रेपेटी, फिर मैंने बताया आपको CM राहुल, G से मैंने बताया गुटेनबर्ग, L से बताया मैंने क्या, लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी। देखो कितना आसान है। अब ये भी बात कर लेते हैं क्या कि ये कौन सी के बीच में है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखनी है आपको अपर क्रस्ट,
और फिर लिखना है लोअर क्रस्ट, आसान है। और फिर यहीं से शुरू करना है क्या, लोअर क्रस्ट, और यहां पे आ जाना है हमें कहां पर, अपर मेंटल पे, मैंने बोला हाँ। और फिर लास्ट से ही स्टार्ट करना है, यहां आएगा क्या भाई, अपर मेंटल, और यहां पर आ जाएगा क्या भाई मेरा, लोअर मेंटल, मैंने बोला हाँ। ये क्या आ जाएगा भाई मेरा, लोअर मेंटल आ जाएगा, मैंने बोला हाँ। अगर ये आपको बात समझ में आई क्या भाई, अगर ये आपको बात समझ में आई, अगर मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये दिख भी रहा होगा, लोअर मेंटल। और फिर क्या करेंगे आप, यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, लोअर मेंटल से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब लोअर मेंटल, और फिर क्या आ जाएगा मेरा भाई पूरा आउटर कोर, क्या आ जाएगा, आउटर कोर। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं, आउटर कोर होगा यहां, और यहां पर क्या आ जाएगा मेरा, इनर कोर आ जाएगा, मैंने बोला हाँ। ये तो बात क्या है भाई, बिल्कुल आसान ही आसान है। बोलो ये बात समझ में आई। ट्रिक मैंने बताई आपको, ट्रिक के साथ साथ मैंने आपको ये चीज याद भी करवा दी है। और थोड़ा सा आप पीछे डायग्राम में जाएंगे तो आपको यहां एक चीज मैं बता देता हूं कि जो इनर कोर होता है इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, नाइफ, नाइफ नाम से बोला जाता है। Ni मतलब निकल, Fe मतलब आयरन, सबसे ज्यादा कहां है, इनर कोर में पाया जाता है। सियाल मतलब कहां था भाई, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट में सीमा, और सबसे आखिरी में क्या है भाई, नाइफ बोलते हैं, मतलब निकल और आयरन यहां पर पाया जाता है। तो मैंने आज जो आपको पूरी क्लास में बताया, हमने पूरी क्लास में जो बात की थी, सबसे पहले हमने बात की कि लास्ट लेक्चर का रिकैप किया था, जिसमें हमने पिछली क्लास में सेस्मिक एक्टिविटी के बारे में बात की, और फिर हमने जो इसके बारे में बात की, फिर आज की क्लास में हमने जाना कि इंटीरियर ऑफ अर्थ हमारा क्या है, कैसे दिखाई देता है, और फिर हमने बात की इसके बारे में कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, ओशियनिक क्रस्ट क्या है, और फिर हमने जो बात की है, हमने बात की है डिसकंटिन्यूटीज की। मैंने बताया डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, कुछ नहीं, लेयर्स हैं जो कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज होता रहता है जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं, उसके सहारे ही हमने कुछ लेयर्स बना रखी हैं, और उन्हीं लेयर्स के मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, पूरा नाम बता दिया है। क्या कर दिया है भाई, ये मैंने आपको पूरा नाम यहाँ पर बता दिया है। मैंने बोला हाँ। अगर ये सारी चीज आपको समझ में आई है, अगर आपको ये सारी चीज समझ में आई है, तो आप क्या करेंगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमें सारी चीज बिल्कुल समझ में आई है। इसके बाद हमें इवन एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी मैंने क्या है, बिल्कुल यहाँ पर मैंने निचोड़ के आपको करवा दी है। इससे ज्यादा ना तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहीं से क्या करना है, आपको चीजें करनी है, जो भी करे लास्ट तक करना। आपको यहाँ से ये सीरीज देख के फायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं मिलेगा। आप जब पीवाईक्यू भी करेंगे तो आपको सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, सोल्व होंगी, और आपको मजा भी आने लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना तो रटने का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बिल्कुल समझने का कंसेप्ट मतलब सब्जेक्ट है। अगर आपको थोड़ा सा आपको एक इसकी तरफ प्यार दिखाएंगे, अगर आप इसकी तरफ थोड़ा सा भी झुकाव करेंगे, तो क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है आपको अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा भाई, ये सब्जेक्ट आपको अपनी तरफ खींच लेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। और आखिरी जाते जाते कि अब तो निकल जा खुद के अंदर से, घर में सामान की जरूरत है। तो मैं आपको यहीं पर क्लास में छोड़ता हूं, और मैं आपको ये भी उम्मीद करूंगा कि ये जो मैंने आपको 2 लाइन बोली हैं, इनका मतलब आप समझेंगे। अगर आप काम करना नहीं चाहते तो आप इस लाइन का मतलब समझना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बेहतर रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।